के साथ शावनी पटना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्तापक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में हो रहे नकल और गैरसैंण पर दोहरा चरित्र सहित उनके मुद्दे विपक्ष ने पेश करेंगे। साफ देख लीजिए, प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करें। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर मजबूत लोकायुक्त लाएंगे। 5 साल पहले के गुजर गए, 1 साल ये भी गुजर गया है, 6 साल में लोकायुक्त नहीं ला पाई सरकार। मैंने कहा ना कि तमाम मुद्दे हैं, विषय को लेकर हम सरकार को घेरने का। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिकी से सशक्त बनाने के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उनके सुझाव और विचारों से अवगत हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही कहा कि इस संवाद से प्राप्त होने वाले सुझावों को आगामी बजट में समावेश करने के प्रयास किए जाएंगे। सुझाव देने वालों को अपने अपने क्षेत्रों की स्कीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। तो एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक संगठित गिरोह की ओर से भारतीय युवा खेल परिषद में फिजिकल एजुकेशन टीचर, भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स विभागों में सरकारी नौकरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे थे और भर्ती कराने के एवज में फर्जी भर्ती सेंटरों में ट्रेनिंग देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। जब एसटीएफ को इसकी सूचना मिली तो इस संबंध में एसटीएफ जांच की गई तो पता लगा कि भारतीय युवा खेल परिषद नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 700 फीस निर्धारित की गई है और साथ ही वेबसाइट में कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी जारी किए गए जब कोई बेरोजगार युवक या युवती संपर्क करता था। कि कुछ बेरोजगार युवकों के साथ में गैंग के द्वारा उनको नौकरी देने का झांसा दिया जा रहा है और उनसे जो है पैसे उनसे लूट किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था बनाई हुई है कुछ लोगों ने। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, नोएडा में एक ऑफिस भी है जहाँ पर ये अन्य विभिन्न एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवकों से संपर्क करते हैं और उनको अलग अलग पदों पर नौकरी दिलाने का, किसी को फिजिकल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी का, किसी को आईआरसीटीसी में, किसी को इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोगों की तो खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर 1 दिवसीय बंगाली महासभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के अलावा उत्तर प्रदेश से भी तमाम बंगाली जनप्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने किया। महासभा के अध्यक्ष राजकुमार स्वाहा और तमाम जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्र टैगोर आदि महान क्रांतिवीरों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व बंगाली समाज की 3 बेटियों को बंगाली महासभा की ओर से सम्मानित किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि बंगाली समाज ने देश की आजादी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, वो हमेशा बंगाली समाज के ऋणी रहेंगे।
पीयूष राय वार्ड नंबर 9 के घर दोनों इंटरनेशनल खिलाड़ी। सारी योजना आपके संज्ञान में है, पूरी पाकिस्तानी कलंकित शब्द हटाना। और अभी हमने बंगला भाषा की मांग की है, हमने रुद्रपुर में बंगला भवन की मांग की है, रुद्रपुर में हमारे सुभाष चंद्र बोस के आदमकद की मूर्ति की मांग की है, हमने 120 परिवारों के लिए मांग की है, हमने काफी सारे अभी मांगे की हैं। और हमारी जो भावी योजना है, जो बंगाली महासभा करना चाहती है बंगाली समाज के लिए, वो सबसे बड़ा है कि हम आज परेशान हैं। हमारे बंगाली बच्चे जितने हैं तीनों क्षेत्रों में, शक्ति फार्म जो बंगाली बच्चे नशे ग्रस्त में डूबते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत बड़ा नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। महासभा का प्रथम अधिवेशन है और इस अधिवेशन की मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और बंगाली महासभा ये बंगाली समाज से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और अभी कुछ ही दिन हुआ इस संस्था का निर्माण हुआ और इस संस्था ने सभी का सहयोग लेते हुए हमारी सरकार से तो माथे पर कलंक लगा हुआ था पूर्वी पाकिस्तानी और भी बांग्लादेशी, उस कलंक को धोने का काम भी बंगाली महासभा ने किया है। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि इतने कम समय में बंगाली महासभा का निर्माण हुआ और इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। अपने एजेंडे में इस विषय को शामिल किया है कि हम आने वाले समय में बंगाली समाज को एससी का या ओबीसी का। वही खबर काशीपुर के जसपुर से है, जहां काशीपुर से नगीना जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लगी, जिसमें आगे बैठे यात्रियों का सामान भी जलकर राख हो गया था। बस में आग लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए बस को रोका और श्रीराम सॉल्वेट के कर्मचारियों की मदद से बस में सवार सभी लगभग 3 दर्जन यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आ रहे थे, रेहड़ जाना था, ट्रेन में से उतर के इसमें बस में बैठे थे, सारे सामान जल गया जो था, भी थे, कपड़े भी थे, चांदी की चीजें भी थी। तो सूचना मिली कि श्रीराम सॉल्वेंट फैक्ट्री के पास एक बस में आग लगी है। तो इस घटना पर हम तुरंत 3 फायर यूनिट लेकर घटना पर पहुंचा। घटनास्थल पर देखा तो श्रीराम सॉल्वेंट फैक्ट्री काशीपुर रोड के कर्मचारियों द्वारा अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनकी सहायता से आग को बुझा दिया गया था। आग पर बस में कुल 30-35 व्यक्ति सवार थे, जिनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया था। चल के मैं सही मिस्त्री जो है ये पंप के धोरे कि हाँ मैंने चेक कराई गाड़ी में, देखिए क्या कमी है, बच्चे और कुछ नहीं है। चलो धीरे धीरे अब जगह तक चल रहा है लेके गाड़ी, अब जगह तक लेके जाए तो यहाँ की थोड़ी सी मार्जिन में आग लग चुकी है। अपना अभी धुआं तो उड़ना लगा, मैंने सवारी से कहा जल्दी जल्दी भागो, सब उतर के भाग गए। तो बस इतनी बार आग लगी, सब उतर के भाग गए, बस अपना भी आग लग गई। वही खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां NH 74 पर भगवंतपुर चौराहे के पास रॉन्ग साइड आ रहा था एक ट्रैक्टर ट्रॉली कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों ने एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हादसे में 5 की मौत हो गई है, 4 घायल हुए, घायलों का उपचार जारी है। तो सड़क हादसे में आपको बता दें ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकराई और उसके बाद घायलों का उपचार लगातार जारी है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से कार की भिड़ंत हुई है और यह हादसा इतना भयानक था कि एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल है, घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हरिद्वार साइड से आ रही थी और एक ट्रैक्टर जा रहा था रोड साइड, गड्ढे से लदा हुआ, उससे दुर्घटना हुई है। 5 लोग उसमें थे, बड़ी मुश्किल से खिड़की फिड़की तोड़ के उनको निकाला गया और ये रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक की डेथ हो गई, जिसको मैं अपनी गाड़ी में डाल कर लाया। 4 लोग एम्बुलेंस में आए, उसके बाद तब ये फर्स्ट एड दिलवाई। अब उनके परिवार के लोग आए हैं, जिनको उनको रेफर करा दिया गया है। 4 जो हैं उन्हें 2 गंभीर, 2 सीरियस हैं, 2 ठीक हैं। हरिद्वार पूजा पाठ के लिए गए थे,
कल शाम को हम देखे, आज आते वक्त हम जो स्कूल के पास बावनपुरा गांव के पास कार एक्सीडेंट हुई, जिसमें हमारे भाई भगवान चंद गाड़ी में वो भी 5-6 लोग थे, वो सब घायल। गाड़ी थी, कार में से कुछ लोग सवार थे जिनकी एक्सीडेंट हुई थी गन्ने के ट्रॉली से टक्कर होने की वजह से। उसमें कुल 5 लोग मौजूद थे और एक ही ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है, भुवन चंद के नाम से है, और 4 अन्य लोग हैं उसमें, नारायण, कृष्णा, भास्कर और अंबादक, जिनको काफी गंभीर चोट है, गहरे चोट थे, जिनका प्रथम इलाज करने के बाद हमने उनको यहाँ से रेफर कर दिया है। पौड़ी में वनअग्नि ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहां चोमासुधार और ग्याड़ी गांव के जंगलों में भीषण आग लगी है और ये आग आवासीय घरों के करीब भी पहुंच चुकी है। ग्याड़ी गांव के जंगलों में भीषण आग लगी थी। बता दें, काफी मशक्कत के बाद वनाग्नि पर काबू पाया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया है कि उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाते पाया जाता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दे, ताकि प्रशासन उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पाए। हमारे संज्ञान में है कि चोमासुधार गांव तथा बिहाड़ी गांव में कहीं पर फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। तभी तुरंत हमने रेवेन्यू टीम को तथा जो हमारी एफआरओ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल आईआरएस टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। तुरंत ही मौके पर पहुंचे। अभी आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें जो ग्रामीण है उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मैं अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको आग लगाते हुए दिखता है या पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय या अपने क्षेत्रीय पटवारी को अवश्य दें, ताकि पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत बीनोखाल तहसील के बैजरो बाजार के समीप पिछले 2-3 दिन से जंगल में आग लगी है। वहीं जंगल में आग के कारण जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है, तो वहीं पालतू जानवरों के लिए भी चारे की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में लग रही आग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही कहा है कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कम मात्रा में हुई है, जिसमें जंगलों को हो रहा नुकसान किसी आपदा से कम नहीं होगा। तो विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जंगलों में किस तरीके से आग लग रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान में बढ़त देखी जा रही है, वैसे जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे वहां पर मौजूद जो जंगली जानवर है उन्हें भी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, 3 दिनों से लगातार पौड़ी में एक जंगल में आग लगी हुई है, तो जंगली जानवरों पर भी लगातार खतरा बना हुआ है और विभाग को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि समय रहते इन आग की घटनाओं पर काबू पाया जा सके और नुकसान कम हो। क्योंकि इस तरीके से अगर लगातार आग की घटनाएं सामने आती रही तो आने वाले समय में जंगलों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जंगल में आग लगने की घटनाओं का विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन घटनाओं पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम समय पे ऐसी घटनाओं को रोकेंगे नहीं तो एक आपदा इसे कह सकते हैं जो कि आने वाली है, क्योंकि इस बार सर्दियों में बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है। तो रुड़की के पिरान कलियर शरीफ में सुप्रसिद्ध दरगाह शरीफ से करोड़ों की संख्या में लोग आस्था रखते हैं। इसके चलते आए दिन साबिर पाक के रोजे मुबारक की जियारत करने वाले जायरीनों का कलियर शरीफ में बड़ी संख्या में रोजाना आना जाना लगा रहता है। वहीं कलियर शरीफ आया हुआ एक जायरीन गंग नहर में डूब रहा था, तो उस समय शारिक नामक एक युवक फरिश्ता बनकर आया और डूबते जायरीन को गंग नहर से सही सलामत बाहर निकाला। इस सारे वाकये की जानकारी सभासद को दी गई। कलियर नगर पंचायत के सभासद दानिश एडवोकेट ने युवक शारिक को 1100 रुपए सम्मान राशि के रूप में दिए हैं, मगर ऐसे नौजवानों को सम्मानित कर हौसला अफजाई करना भी हम लोगों का फर्ज बनता है।
तो डूबते युवक की जान बचाई गई, जहां गंग नहर में जारिन नाम का युवक डूब रहा था और सभासद दानिश ने जान बचाने वाले को सम्मानित किया। और पिरान कलियर में एक युवक डूब रहा था जिसकी जान बचाई गई। जी हाँ, हमारे यहाँ का लड़का है शारिक, पिरगैप सामने नहर के पास उसकी दुकान है और आज उसने कश्मीर का कोई लड़का आया हुआ था, जायरीन था, जो डूब रहा था। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो कूद गया। और पहले भी मुझे बहुत बार पता चला है कि वो जान की परवाह किए बिना हमेशा नहर में कूदता है और लड़कों को बचाता है। इसके लिए मैंने उसे 1100 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मैं जानता हूँ कि जितना बड़ा उसने काम किया उसके सामने 1100 रुपये कुछ नहीं है, पर एक सम्मान के रूप में मैंने उसे 1100 रुपये देने की घोषणा की है। मेरी पिरगैप साहब रोड पर दुकानें झाड़ू नमक आए सिडनी पूरी की, और जैसे ही कोई भी मेहमान सरकार साबिर पाक का डूबता है, इंसान लड़का हो लड़की बच्चा कोई भी बूढ़ा हो, मैं फौरन देखता हूँ और अपनी जान पर खेल के उसको बचाता हूँ। आज भी मैंने यही करा और पता नहीं कितने बार मैं कर चुका हूँ। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर मोहल्ले में महिला होली की धूम मची हुई है। नगर के हर मोहल्ले में होली गायन के कार्यक्रमों के साथ साथ महिलाओं द्वारा जोड़ा चांचरी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान होलियार महिलाओं ने बताया कि होली हमारी एक परंपरागत संस्कृति है जिसको हम बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कि अल्मोड़ा एक विशेष पर्व के रूप में होली को मनाता हुआ आया है और यहाँ एक हफ्ते पहले से, जो कि इस बार का टाइम भी उतना नहीं था, फिर भी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। जल्दी होली शुरू हो गई है तो उसी के साथ महिलाएं और मतलब एक दिन में 3-3, 4-4 घरों में होलियां चल रही है, तो महिलाओं में काफी उत्साह है। होलियां हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बैठक की होली का आजकल ज्यादा जोर रहता है क्योंकि महिलाएं एक दूसरे के घर आती है, मिलती है, तो बैठक की होली आजकल ज्यादा हमारी चल रही है। पूरे शबाबे हैं, हर मोहल्ले से महिलाएं आकर के होली गायन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं और कहीं न कहीं अपने कुछ गिले शिकवे मिटा करके भी एक दूसरे को अबीर का टीका लगा रही हैं और होली की शुभकामनाएं दे रही हैं। कहीं न कहीं होली जो है रिश्ता में मिठास घोलने का कार्य भी है। तो आज कहीं न कहीं अपने धर्म संप्रदाय और सारे बंधनों को छोड़ करके होली जो है एक भाईचारे का संदेश देती है। तो थराली रामलीला मैदान में बीजेपी मंडल थराली के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिरकत की। इस दौरान विधायक भूपाल राम लोगों को होली की बधाई दी है। इसके साथ ही पर्व को रंगों और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। कि होली में हम सब लोग बोलना, पिंडर का लोग छन, हम गढ़वाल में नहीं बोलना, लोग को सब डांस करने वाले। रंगे रंगों की बहार। ये जो होली मिलन का समारोह रखा गया था, निश्चित रूप से ये एकता के सूत्र में बांधने का, हम सब लोगों के आपस में प्रेम भाव को आगे बढ़ाने का त्योहार है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस मौके पर आज अपने थराली मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी को, दोनों महामंत्रियों को और जिले के महामंत्री हमारे श्री राकेश जोशी को और तमाम पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेकर के सारे मंडल के जो हमारे लोग आए हैं और पूरे क्षेत्र के लोग जो आए हैं, मैं सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। उत्तराखंड की राजधानी में भी होली के त्योहार का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में यादव समाज विकास समिति ने होली के कार्यक्रम का आयोजन किया और कृष्ण लीला सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डीपी यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में राजधानी के तमाम IAS, PCS और यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। होली है पवित्र त्योहार है हम लोगों का स्वाभिमान का, उसके लिए अपने तमाम साथियों को बधाई देता हूं और पूरे उत्तरांचल के लोगों, पूरे उत्तरांचल के पत्रकारों को, सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। उनकी जिंदगी में त्योहार बार बार आए, अच्छी तरह आए, खुशियों के साथ आए, ये मेरी शुभकामनाएं।
देहरादून के ओएनजीसी के कम्युनिटी हॉल में आज बिहारी महासभा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहारी महासभा की ओर से बच्चों और महिलाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कई रंगारंग आयोजन भी हुए। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया है कि बड़ा अच्छा लगता है जब एक मंच पर हमारा समाज इकट्ठा होता है और हम किसी कार्यक्रम को एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। देहरादून में इसका आयोजन किया गया। बिहारी महासभा द्वारा इस महासभा का आयोजन किया गया था। लोगों ने बड़े ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और होली के रंगारंग कार्यक्रम में लोग वहां पर मौजूद थे, काफी ज्यादा उत्साहित भी दिखे। आज होली मिलन के कार्यक्रम बिहारी महासभा की ओर से मातृशक्ति द्वारा जितने बिहारी महासभा के मेंबर हैं उनकी महिलाएं और माताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग एक तरह से बिहारी महासभा के पदाधिकारी सभी लोग गेस्ट की तरह थे, लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसमें मुख्यतः खुशबू जी हैं और छाया सिन्हा जी जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया, और ये झा जी में श्रीमती झा हैं, उन्होंने सारे कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। इस कार्यक्रम में एक तो बिहार के गान का प्रस्तुति किया गया महिलाओं द्वारा और एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम हुआ। ये सारे कार्यक्रम के लिए सारी महिलाओं शक्ति को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आने वाले होली पूरे प्रदेश में शुभ हो। आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को बिहारी महासभा की सारी कमेटी के द्वारा शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सपा नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना आम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। सरकार को चाहिए कि जनता को यह बताएं कि समाज में किस जाति की कितनी भागीदारी है, ताकि सरकारी योजनाओं में इसका फायदा पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि मांग कर उठी है तो जातीय जनगणना करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो संवैधानिक अधिकार है जातीय जनगणना का, इसे होने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी जाति को अपने बारे में, संख्या बल के बारे में कोई आभास होता है, पता लगता है, तो वो तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, उसमें कहां बुराई की बात। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो ये कह रही, सत्ताधारी पार्टी की ये केंद्रीय सूची का विषय है, जबकि कई राज्यों में नहीं, सूची का विषय किसी का हो, लेकिन संवैधानिक तौर तरीकों से ही देश और प्रदेश चलते हैं और संविधान में जातीय जनगणना का नाम निहित है, लिखा है। उस गणना से होने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, ना केंद्रीय सरकार का, ना प्रदेश सरकार का। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।